15वा दिवस आहे. तर सरोज मॅमच्या अमृतवाणीमधून आज काय निघणार आहे ते आपण बघणार आहोत आणि त्याचा लाभ घेणार आहोत. तर यस मैम, आप शुरू कर सकते हो और खुल जा सिम सिम खजाना निकालिए और अपनी अमृतवाणी से हमारे कानों में कुछ अच्छे आए तो हम लोगों में क्या बोलते हैं, स्वाध्याय अच्छा हो जाएगा और हमें परिवर्तन हो जाएगा. परिवर्तन, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच। मुझे यहाँ पे आप अवकाश दे रहे हैं। जो भी छोटा मोटा ज्ञान मैं सीख रही हूँ, मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। तो तहे दिल से आप सबका बहुत 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 धन्यवाद और बहुत सारा प्यार 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 प्यार। यस फ्रेंड्स, हमें प्यार के ही एनर्जी में रहना है, क्योंकि प्यार ही जीना है, प्यार ही भगवान है और प्यार ही अस्तित्व है। अभी अभी मैंने कोई बुक पढ़ा, कितना बुक पढ़ने की वजह से सब कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं नाम नहीं बता पा रही हूँ। तो उसमें बहुत सारा एक्सप्लेनेशन देने के बाद लास्ट में उन्होंने वही कहा कि हाँ, बुक ऑफ निर्दद, उन्होंने कहा है कि जीना क्या है, जीवन क्या है, इट इज़ लव। हम पैदा होते हैं प्यार के लिए ही, तो सिर्फ हमारे उद्देश्य भी प्यार पाना ही है। कितना कितना विशेष है देखिए। और हम इसको ही थोड़ा अलग ही रखते हैं कि जिससे करना है बस लिमिटेड लोगों से ही करेंगे, हम सबसे प्यार नहीं करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, लेकिन मेरी तरफ से भरपूर प्यार आप लोगों को। सर्वप्रथम अपने परम पूज्य ब्रह्म ऋषि पितामह डॉक्टर सुभाष पत्री सर का स्मरण करते हुए, गुरुपत्नी गुरु माता स्वर्णमाला पत्री मैडम, उनके भी चरण कमलों में अपने शीश को नवाते हुए, सारे एस्ट्रल मास्टर्स, पिरामिड मास्टर्स, सप्तऋषि पत्नियाँ, वसुंधरा माता, एसिस माता, यशोधरा माता, सीता माता, ये सब प्यार के भंडार हैं फ्रेंड्स। ज्ञान के और प्यार के, इनके एनर्जी से जुड़ते हुए हम आज का सेशन शुरू करते हैं। बहुत अद्भुत विषय है, बहुत बार सुना भी है, वही हो रहा है। कई बार सुना हुआ विषय ही हम फिर बार बार डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन हर बार कोई एक छोटी सी ही नई बात निकल के भी आ जाए तो बस। तो हमारा आज का टॉपिक है कि 7 बॉडीज़। बहुत कॉमन हो गया अभी तो, 7 चक्र, 7 बॉडीज सुन के बाय हार्ट हो गया सबको। तो लग रहा होगा कि अरे ये क्या फिर से बोरिंग सा लेके बैठ गई मैडम, फिर से 7 बॉडीज़, हमने तो बहुत सुना है। तो मैंने इसलिए आज क्या किया, उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने 2 पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बताने की कोशिश करूँगी। एक हमारा पीएमसी में हमारे मास्टर्स, सीनियर मास्टर्स क्या कहते हैं, और एक मैंने लिया कॉन्सेप्ट साइंटिफिक वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द 7 बॉडीज़। एक्चुअली अगर आप ध्यानी नहीं है, अगर कल को ये वीडियो कोई और देखता भी है और वो ध्यान में विश्वास नहीं रखता है, उपनिषदों में नहीं रखता है, तो साइंटिफिकली अपने इस एग्जिस्टेंस को समझने के लिए भी साइंटिफिक तरीके से भी हम अपने इस 7 बॉडीज़ को देखेंगे फ्रेंड्स। तो सर सबसे पहले अगर हम साइंटिफिकली देखते हैं तो सिंपल वाला पहले ख़त्म कर लेते हैं। तो साइंटिफिकली अगर देखें तो क्या है हमारा बॉडी। जो बॉडी दिख रहा है वो एक बॉडी है हमारा, जो हमारे अन्न खाने से बना है, तैयार हुआ है, वो एक फिज़िकल बॉडी है। तो फिज़िकल बॉडी क्या है? स्थूल शरीर जो धूल में मिलने वाला है, जो पंच धातुओं से बना है और कल को इस पंच धातु में फिर से लीन भी हो जाएगा। इस शरीर में सारी हमारी इंद्रियां हैं, ये हम जानते हैं। हमारे अंदर जितने भी अंग हैं वो सब इस शरीर को अनुभव करने के लिए सहायता करते हैं। पंचेंद्रियां हैं जिससे हम देखते हैं, सुनते हैं, खाते पीते, बोलते हैं, एहसास करते हैं, फील करते हैं। तो ये हमारा फिज़िकल बॉडी है।
तो इसके लिए हमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जो एक छोटा सा बीज माँ के गर्भ में एक बच्चा बनने के लिए, एक इंसान बनने के लिए शुरू हुआ, वो इतना बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा कैसे हो गया। उसको अन्न मिला, पहले माँ के एक पेट से मिला, उसके बाद में बाहर आने के बाद मिला। और वो अन्न कहाँ गया? हमें लगता है कि अन्न कहाँ गया, हम तो अन्न खाना जरूरी है, एनर्जी मिलती है, लेकिन क्या है वो एनर्जी? वो एनर्जी है हमारा अपना शरीर। उसके अंदर जो जो भी गतिविधियाँ होती है वो है हमारी शक्ति। तो जो भी अन्न हमने खाया है, जिस भी मिट्टी का, वो आज हमारे शरीर में कण कण में समा गया है। जो अन्न हमने खाया था बचपन में, वही मेरे किसी भी अंग का एक छोटा सा सेल बन चुका होगा। उसने जो सेवा करनी है वो सेवा करके वो फिर अपने आप ख़त्म भी हो जाते हैं। जो सेल्स बनते हैं हमारी बॉडी में वो हमेशा के लिए नहीं होते हैं फ्रेंड्स, उसकी भी एक छोटी सी लाइफ स्पैन होती है, फिर नए सेल्स बनते जाते हैं। इसलिए हमें अन्न की आवश्यकता होती है इस शरीर को बनाए रखने के लिए। तो ये बहुत सिंपल सा है, चलिए इसको छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। अन्नमय कोश फिजिकल बॉडी के बाद इस बॉडी में क्या होता है, जो एक्टिविटीज़ होती हैं, पाचन क्रिया हो रही है, सांस ले रहे हैं तो ऑक्सीजन अंदर जा रहा है, उसमें से फिर जो ऑक्सीजन चाहिए उतना ही लेकर बाकी का जो नहीं चाहिए उसे हम फिर बाहर छोड़ रहे हैं। और ये अंदर जाके फिर काम कर रहा है, हमारे फेफड़ों में जाके कुछ काम कर रहा है। और वो जिस तरह की एनर्जी दे रहा है वो ब्रेन तक पहुंच रहा है कि मैंने ये वाली एनर्जी दी है, तुम इस तरह से बॉडी को चलाओ। तो ये सब किस तरीके से हो रहा है? कोई पाइपलाइंस है, अन्न घूम रहा है, जैसे अन्न खाया तो पेट में अन्न तो घूम रहा है, लेकिन और जगह पे क्या घूम रहा है? जो हमारा ब्रेन है ये इतना काम कर रहा है, सारा हेडक्वार्टर्स तो इधर है। तो यहाँ नीचे जो हो रहा है इस पूरे शरीर में वो हमारे ब्रेन में कैसे पता चल रहा है? तो यहाँ पे पता चल रहा है हमारे अंदर के हार्मोन्स से कि मुझे कैसी आवाज़ देनी है इस शरीर में, कैसे इमोशंस देने हैं, कितना हाइट वेट देना है, इसकी सेहत कैसी रखनी है, ये सारा जिम्मेदारी इन रसायन में है। तो इसलिए दूसरा शरीर हमारा ये रसायन शरीर या केमिकल बॉडी, जो अन्न हम खाते हैं उसमें से केमिकल निकल कर हमारे शरीर में समा जाती है। और हमारा शरीर खुद भी कुछ केमिकल्स को रेडी करता है। हर काम के लिए एक केमिकल अलग अलग है फ्रेंड्स। इसीलिए देखिए, जब दवा दी जाती है उस केमिकल को दी जाती है जो केमिकल हमारी बॉडी में कम है, जो हमारे अन्न से वो केमिकल नहीं मिला। तो एक हमारा केमिकल बॉडी भी है। ऑल्सो ये केमिकल बॉडी जो है ना, जो हमारे शरीर में बनता है, तो क्या एक फैक्ट्री है क्या? इतना इतना केमिकल बन रहा है क्या बॉटल भर भर के? तो ऐसा नहीं है। जिस तरह से 1 kg का 1000वां हिस्सा बताते हैं कि 1 ग्राम होगा, और 1 ग्राम का 1000वां हिस्सा 1 मिलीग्राम होगा। तो उस 1 ग्राम का, आप देखिए, केजी का ग्राम, ग्राम का मिलीग्राम, और मिलीग्राम का 1 लाखवां हिस्सा, वो एक छोटा सा केमिकल हमारी बॉडी में बनता है जिसे हम हार्मोन कहते हैं। तो ये हार्मोन कौन सा काम करते हैं? अलग अलग ग्लैंड्स हैं हमारी बॉडी में, जहाँ जहाँ वो ग्लैंड्स काम करते हैं उस हिसाब से हमारे इमोशंस होते हैं। यही सारे केमिकल हमारे अंदर जो भी भाव आते हैं उसके लिए जिम्मेदार हैं फ्रेंड्स। हमें गुस्सा आता है, प्यार आता है, नफ़रत आती है, करुणा आता है, प्रेम आता है, हिंसा करने का मन करता है, चिल्लाने का मन करता है, दौड़ने का मन करता है, काम वासना की भावना आती है। ये सब के लिए अलग 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 एक एक केमिकल बनता है इस फैक्ट्री में, इस शरीर में। तो ये जो हार्मोन है ये एक जाल की तरह हमारे पूरे शरीर को, देखिए, पहले वो जो ऊपर का बॉडी है ना उसको पूरा कंट्रोल कर रहा है ये केमिकल। जैसे ही हमारे विचार आएगा कि मुझे गुस्सा करना है, इमीडिएटली वो केमिकल रिलीज़ हो जाएगा, ब्रेन को बोलेगा, विचार आते ही बोलेगा मेरे को गुस्सा आ रहा है, वो जाएगा हाइपोथैलेमस और वहाँ से जाएगा वो पिट्यूटरी ग्लैंड की ये वाला
केमिकल दो मुझे, वो केमिकल मिलते ही बस आप मार पीट चिल्लाना सब शुरू कर दोगे। तो बाहर का शरीर किसके कंट्रोल में है? इस केमिकल बॉडी के कंट्रोल में है। तो विज्ञान हमारे बाहर के शरीर को भी देख सकता है, मतलब साइंस है, डॉक्टर के पास चले जाओ या कोई भी आपका शरीर देखेगा, आप क्या हो रहा है आपको बता सकता है। दूसरा है हमारे केमिकल का टेस्ट करके, तो हमारे खून पेशाब वगैरह, हमारा जो भी सलाइवा वगैरह है, वो लेके भी हमें वो समझ सकता है साइंस कि हमारे अंदर क्या हो रहा है, कौन सा हार्मोन ज़्यादा है, कौन सा कम है, क्यों इसके अंदर इतने सारे बदलाव हो रहे हैं। तो 7 बॉडीज़ को समझना सिर्फ स्पिरिचुअलिटी के लिए ही नहीं है फ्रेंड्स। 7 बॉडीज़ को जब हम बहुत तरीके से समझते हैं तो वो एक पार्ट ऑफ साइंस भी है। तो जब विज्ञान कितना समझ सकता है, बस इसी को समझ सकता है, इतने तक ही, इससे आगे हमारी बॉडी को वो नहीं समझ सकता है। इसके बाद हुआ एक और बॉडी हमारी, जो केमिकल बनने से भी पहले वाली एक स्टेज है, वो कौन सी है? वो है हमारी इलेक्ट्रिकल बॉडी। इलेक्ट्रिकल बॉडी जो हमारे ब्रेन के फंक्शंस को कंट्रोल करती है फ्रेंड्स। इसीलिए देखिए ब्रेन में क्या हो रहा है, आपको वो इलेक्ट्रिकल नॉड्स लगा के EEG करके आपके ब्रेन के एक्टिविटीज़ को समझती है। यहाँ पे कोई फ़ोटो नहीं लेते हैं। पेट का कुछ हो जाता है, आपका स्कैनिंग होता है, फ़ोटो ली जाती है, एक्सरे लिया जाता है, हड्डियों में कोई प्रॉब्लम है, लेकिन ब्रेन में कुछ हो रहा है, उसका कोई फ़ोटो नहीं लेता। फ़ोटो से दिखने वाली चीज़ नहीं होती है वहाँ पे। वहाँ क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, जिसको अभी साइंस ने उससे पकड़ लिया है। तो उसने मशीन भी बना ली है ये पता करने के लिए कि आपके ब्रेन के अंदर कौन से जगह पे कैसी कैसी हरकतें हो रही हैं। तो ये हमारा इलेक्ट्रिकल बॉडी है जो हमारे ब्रेन फंक्शन को, देखिए ब्रेन कब कब काम करता है, इवन जब हम सो रहे होते हैं, सोते हुए पर भी आप EEG किया गया है, तब पता चला है कि जब आप सो भी रहे हो तब भी आपका ब्रेन काम कर रहा है। तो ये जो केमिकल रिलीज होते रहते हैं, वही केमिकल ऑर्डर देते हैं हमारे शरीर के भागों को कि तुम ऐसा वाला एक केमिकल रिलीज़ करो। तो इलेक्ट्रिसिटी बॉडी से केमिकल बॉडी कंट्रोल होता है, और केमिकल जो रिलीज़ हो रहा है उससे हमारा बाहर का शरीर कंट्रोल में हो रहा है। तो ये सारे जैसे 5 फिंगर कॉन्सेप्ट में जब बताया गया ना, तो वहीं से शुरू हुआ था। पहले एक फिजिकल बॉडी होता है, फिर केमिकल बॉडी एंड फिर इलेक्ट्रिकल बॉडी। ये एक दूसरे के ऊपर अपना कंट्रोल रखते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिकल वेव्स हैं, ये हमारे विचारों से बनते हैं, तो इसलिए इसको प्राणमय कोश बोला गया है, विद्युतमय कोश भी बोला गया है। तो वो क्योंकि वहाँ पे विद्युत है, जिसको साइंस MRI करके देख सकती है, समझ सकती है। तो अगला चलते हैं। अगला हमारा क्या है? जब ये सब हो गया, इसके आगे का जो है शक्ति, वो साइंस नहीं समझ सकती। अब हमारा ये स्पिरिचुअल बॉडीज़ हैं, ये बाहर के 3 बाहरी दुनिया के लिए संबंधित बॉडी थे, और आगे के जो और 4 हैं, 3 या 4 बोल सकते हैं हम, क्योंकि मैं आगे बताऊंगी मैं कि कितने बॉडीज़ हैं एक्चुअली। तो बाद में आ जाता है अब साक्षी बॉडी, चैतन्य बॉडी, जो सिर्फ ध्यान में बैठने पर ही आप उस शरीर को देख सकते हैं, क्योंकि साइंस इसको नहीं देख सकती है। ये आत्मा है, इसलिए इसको आत्मा वाली बॉडी भी बोला गया है फ्रेंड्स। दृष्टा वाली बॉडी, जो ये सब कुछ देख रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है, जो साइंस समझ रही है, वो इस स्टेज में खड़े होके इसको समझ रही है। यानी कि साक्षी चैतन्य में रहकर अपने ही इस शरीर को समझ रही है कि इसमें इलेक्ट्रिकल बॉडी है, केमिकल बॉडी है एंड फिजिकल बॉडी है। आगे चल के पता चलता है, जब हम साक्षी बॉडी से भी ऊपर जाएंगे तो हम परमात्मा, आत्मा से हम परमात्मा बन जाएंगे, परम साक्षी के स्टेज पर, और उसके बाद में कुछ नहीं बचता है, परम शून्य है। ऐसा ये ओशो का कहना है फ्रेंड्स। ये ओशो के क्लासिफिकेशंस ऑफ द 7 बॉडीज़
साइंटिफिक क्लासिफिकेशन ऑफ 7 बॉडीज़ में था। अब चलते हैं हम अपने तरीके से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि देखें कि पत्री सर ने क्या कहा है इन 7 बॉडीज़ के लिए। तो मास्टर्स, जब हम बॉडीज़ की बात करते हैं तो हमारे सामने स्पिरिचुअलिटी में कुंडलिनी, चक्रास, ये सब हमें बहुत अट्रैक्ट करती हैं ये बातें। और यूट्यूब में चले जाओ तो बता देंगे आपको, कोई ध्यान करने की ज़रूरत नहीं है, आप इतना फीस भर दो, हम आपकी कुंडलिनी सही कर देंगे, आपके चक्रास भी सही कर देंगे। तो क्या इतना आसान है? और क्या हमें ऐसा करना भी चाहिए? तो अब बता रहे हैं कि ये इच्छा इंसान की अनादिकाल से बनी हुई है कि मैं अपने बॉडीज़ को समझूं, अपने चक्रास को सही करूं और अपने कुंडली को जागृत करूं। ये इच्छा हमेशा बनी हुई है और हमेशा इंसान ने हर तरह से कोशिश की है, साधना भी इसीलिए करते आए हैं। जैसे ही ध्यान की स्थिति में जाते हैं तो पहले यही सारी बातें उनको सीखने का मन करता है, समझने का मन करता है। तो जब हम 7 बॉडीज़ के बारे में बात करते हैं कि हमारे 7 शरीर हैं, तब विचार आता है कि ये शरीर कैसे आया, कहाँ से आया, कैसे बना। बोलना कितना आसान है, पंच तत्वों से बना, लेकिन ये शरीर देखने पर कहीं पर मिट्टी नहीं नज़र आ रही, कहीं पानी तो नज़र आ जाता है, अग्नि कहीं नज़र नहीं आ रही, आकाश कहीं नज़र नहीं आ रहा है, तो कहाँ है? तो ये इच्छा हमेशा इंसान की रही है कि ये फिज़िकल बॉडी जो मैटर से बनी है, इसके अलावा और क्या है, इसको और समझने की इच्छा। तो पहला है हमारा फिज़िकल बॉडी जो सिर्फ बाहर का दिखता है। फिर हुआ हमारा एथरिक बॉडी जो प्राणमय कोश है, जो इस शरीर के अंदर क्या है, प्राण है, तो उसका भी एक अपना अस्तित्व है फ्रेंड्स। उस बॉडी में, एथरिक बॉडी में, प्राणमय कोश में हम जो चक्रास और ऑरास इन सब की बातें करते हैं, नाड़ियों की, जो 72,000 नाड़ियाँ बताते हैं, नाड़ियाँ हमारे बॉडी काटने से नहीं मिलेंगी। फिज़िकल बॉडी को आप पूरा कट करके भी देख लो, बताया गया है कि किसी डेड बॉडी को कट करके देखने की कोशिश की गई, ये सुषुम्ना नाड़ी और ये सब नाड़ियाँ कहाँ होंगी ऐसे करके, लेकिन नाड़ी इस फिज़िकल बॉडी में नहीं है, बल्कि हमारे एथरिक बॉडी में होती हैं, जो हमारे नेकेड आइज़ को नहीं दिखती हैं। जो प्राण होता है तभी वो होती हैं, उसके बाद में वो होती नहीं हैं। जब इस शरीर में प्राण होता है तब सारी नाड़ियाँ भी होती हैं। इसलिए नाड़ी परीक्षण जब करते हैं, नाड़ी नहीं मिली, इसका मतलब उस बॉडी को उस सोल ने वेकेट कर दिया, तो बोलेंगे नाड़ी नहीं मिल रही है। तो नाड़ी कब तक रहती है? जब तक उस शरीर में प्राण है। तो नाड़ी कहाँ है? प्राणमय कोश में हमारी नाड़ी है। आगे चलते हैं, एस्ट्रल बॉडी। एस्ट्रल बॉडी कहाँ है? जो बिल्कुल इन दोनों के परे है, वो जो सूक्ष्म अति सूक्ष्म है, लेकिन कहाँ है? पूरे शरीर में है। हर बॉडी के हर पार्ट में वो एग्जिस्ट भी करता है और नहीं भी है। इसको मनोमय कोश भी कहा गया है क्योंकि ये मन से रिलेटेड है। इसको इवन लिंग शरीर भी कहा गया है, बता रहे हैं, इसलिए मेंटल बॉडी और डिज़ायर बॉडी भी इसे कहा गया है। तो जब प्राण रहेंगे तभी इच्छाएं रहेंगी, डिज़ायर्स रहेंगे, मन रहेगा, और तब हमारा ये बॉडी है, इसका मतलब। तो जिसमें प्राण नहीं है उसमें मन भी नहीं होगा। आगे चलते हैं बहुत जल्दी से, क्योंकि बहुत डिटेल में दूसरी बातें बहुत अच्छे से समझाई हैं इन्होंने। तो आगे चलते हैं तो आता है विज्ञानमय बॉडी, विज्ञानमय कोश, जिसको कैजुअल बॉडी भी बोलते हैं, कारण शरीर भी बोलते हैं। कोई विज्ञानमय कोश बोलता है तो कोई विज्ञानमय शरीर भी बोलते हैं। तो सारी बातें एक ही है फ्रेंड्स। उसके बाद है आनंदमय कोश या आनंदमय शरीर, जो है स्पिरिचुअल बॉडी। और उसके बाद 7वां शरीर आता है निर्वाणिक शरीर, जो निर्वाण को प्राप्त कर जाता है। इसको निर्वाणमय कोश भी कहा गया है, सुप्रा कॉन्शियस या ज़ीरो स्टेट, या जैसे ओशो ने कहा कि परम शून्य स्थिति। तो वो हमारा 7th बॉडी है। तो आगे देखिए, 7 शरीर तो हैं,
लेकिन सबकी अपनी अपनी सीमाएं हैं, सबकी अपनी अपनी लिमिटेशंस हैं। तो भागवत में भी जब इन शरीरों की बात हुई है तो बता रहे हैं कि क्या सच में 7 शरीर होती हैं। इस विषय पर बात करने पर उन्होंने बताया है कि 7 शरीर नहीं हैं, सिर्फ 4 शरीर हैं। जब स्पिरिचुअलिटी में हम और आगे जाते हैं तब इसकी क्लैरिटी मिलती है कि नहीं, 7 नहीं है, सिर्फ 4 शरीर हैं। और भागवत में सिर्फ 3 शरीरों को मान्यता दी गई है, वो है स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। बस 3 शरीर को मान्यता भागवत में दी गई है। तो बाकी का क्या है? क्या बाकी के सब नहीं है फिर? तो बिल्कुल हैं फ्रेंड्स, लेकिन वे शरीर नहीं है, इसकी क्लैरिटी दे रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा शरीर है और कौन सा शरीर नहीं है, शरीर क्यों है और दूसरा शरीर क्यों नहीं है। ठीक है, तो शरीर का मतलब क्या है? शरीर को लेकर हम पैदा हुए हैं ताकि हम इसे लेकर घूम सके और अनुभव पा सके। शरीर का प्रयोग हमारा कब होता है? जब हमें कहीं एक जगह से दूसरे जगह फिजिकली जाना होता है, तब हम अपने शरीर का प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि अगर हमें यहाँ से दिल्ली जाना है किसी से मिलने, तो मुझे शरीर से ही दिल्ली तक जाना होगा, या वो दिल्ली वाले को शरीर से ही मेरे तक आना होगा। तो जो काम हम शरीर से करते हैं उसके लिए फिज़िकल मूवमेंट भी होता है, उसके लिए प्लेस भी होता है, जगह भी होती है और टाइम भी होता है। यहाँ से मैं दिल्ली जाऊँ उसके लिए एक समय होता है, अगर मैं फ़्लाइट से जाऊँगी तो उसके लिए एक समय होगा, ट्रेन से जाऊँगी तो समय लगता है। शरीर से जो काम करेंगे उसके लिए समय भी मायने रखता है और जगह भी मायने रखती है। तो वो है शरीर। जो काम जगह और समय से निर्धारित हो, उस काम के लिए हमें बाहरी भौतिक शरीर की ज़रूरत है। आगे देखते हैं, इसको व्हीकल की तरह यूज़ करते हुए आगे बढ़ेंगे एथरिक बॉडी की तरफ। तो एथरिक बॉडी क्या है? एक्चुअली बता रहे हैं कि एथरिक बॉडी नहीं है, वो इस जो भौतिक शरीर है इसका एक सपोर्ट सिस्टम है, वो प्राणमय कोश है। प्राणमय कोश के होने से ही शरीर कुछ कर सकता है, उसके लिए वो प्रोटेक्शन है, उसके लिए एक सपोर्टर है, उसके लिए एक डीजल का काम करता है। शरीर में प्राण हो तभी वो मूवमेंट कर सकता है। अगर किसी घर में लाइट नहीं है तो वो घर कैसा होगा? निर्जीव, बोलते हैं निष्प्राण लग रहा है घर। तो उसी तरह से इस शरीर रूपी घर में प्राण एक लाइट का काम करता है, उसमें प्राण भरता है, उसमें एक्शन करने की चेष्टा करने की शक्ति देता है। तो बता रहे हैं प्राणमय कोश बॉडी नहीं है, ये एक कॉन्सेप्ट है, ये एक प्रिंसिपल है। ये ट्रैवल अपने आप से नहीं कर सकता। जो अपने आप से ट्रैवल नहीं कर सकता वो शरीर नहीं हो सकता, वो बॉडी नहीं हो सकता। तो क्या ओनली प्राण ट्रैवल कर सकता है? नहीं कर सकता है। इसलिए उन्होंने बताया कि जब हम शरीर का नाम गिनते हैं तब प्राणमय कोश शरीर के हिसाब में नहीं आता है। अगला है हमारा सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर ट्रैवल करता है? यस, करता है। तो इसलिए सूक्ष्म शरीर हमारा दूसरा शरीर हुआ। वो ट्रैवल करता है। कहाँ करता है? कहीं भी कर सकता है। 1 सेकंड में लाखों किलोमीटर जा सकता है, किसी भी ग्रह पे भी जाके आ सकता है। फिजिकल बॉडी के विपरीत इसके लिए टाइम भी नहीं लगता। एक क्षण मात्र में वो कहीं भी जा सकता है, कितनी भी दूर जा सकता है। उसके लिए ना दूरी का कोई प्रॉब्लम है, ना ही टाइम का। अगर आज भी हम आंखें बंद करके बैठेंगे और अपने सूक्ष्म शरीर से बुद्धा के लोक में जाना चाहेंगे, जिस पल हम सोचेंगे अगले पल हम बुद्धा के दुनिया में बैठे रहेंगे। इतना फास्ट है हमारा सूक्ष्म शरीर। तो सूक्ष्म शरीर एक कालातीत काम करने वाला, शक्ति रखने वाला एक बॉडी है। वो चाहे तो
कहीं भी जा सकता है, वो इसमें बंधा हुआ नहीं है, समय और स्थान से बंधा हुआ नहीं है। लेकिन फिर भी इसके भी कुछ लिमिटेशंस हैं, हम यहाँ पे लिमिटेशंस भी देखे जाएंगे। भौतिक शरीर क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है, प्राणमय शरीर क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। तो उसी तरह सूक्ष्म शरीर क्या नहीं कर सकता है। ये मेरे लिए नई विषय थी भाई, सुनने में भी बहुत नया लगा मुझे कि जब हम सूक्ष्म शरीर से कहीं ट्रैवल करते हैं फ्रेंड्स, तो हमने सिर्फ ट्रैवल करने की ही सोची। हमने ये नहीं सोचा कि अगर मैं सूक्ष्म शरीर में कहीं जा रही हूँ तो क्या मैं वहाँ पे बैठ के खाना पीना भी कर सकती हूँ क्या। क्या हमने कभी सोचा है? नहीं सोचा है, मैंने तो नहीं सोचा था। तो उन्होंने बताया कि सूक्ष्म शरीर अगर कुछ खाना चाहता है तो वो वहाँ पे खा सकता है, जो खाना चाहेगा उसके सामने वो आ जाएगा। वो चाहेगा कॉफ़ी तो उसके हाथ में कॉफ़ी का मग आ जाएगा और वो कॉफ़ी पिएगा भी, सूक्ष्म शरीर कॉफ़ी भी पिएगा। और उस पल वो सिप करेगा और उसको लगेगा नहीं मेरे को कॉफ़ी नहीं चाहिए, मेरे को कोको कोला चाहिए। तब वो जो कॉफ़ी है वो वैसे ही वहाँ पे एकदम गायब हो जाएगा और उसकी जगह पे कोको कोला का बॉटल आ जाएगा। वो फिर कोको कोला भी पिएगा, लेकिन क्या उसे वो स्वाद आएगा? नहीं आएगा। सूक्ष्म शरीर को स्वाद नहीं आएगा, ना पेट भरने की वो एक जो तृप्ति होती है वो भी उसे नहीं एहसास होगी। वो सिर्फ हमारे स्थूल शरीर में है, टेस्ट को देखना, ठंडा ठंडा फील करना, वो सिर्फ हम अपने इस स्थूल शरीर से कर सकते हैं फ्रेंड्स। सूक्ष्म शरीर में ये नहीं हो सकता। वो पी सकता है, खा सकता है, लेकिन पेट नहीं भरेगा, मन नहीं भरेगा, उसको स्वाद नहीं मिलेगा। आगे चलते हैं। ये मेरे लिए नई बात थी आपके लिए भी होगी शायद, कि हमें नहीं पता था कि ऐसा भी होता है। तो इसीलिए कहीं और मैंने सुना इसका कि वो जो एन्जॉय करना है, जो वस्तुओं को एन्जॉय करने का जो एक मज़ा है, वो मज़े लेने के लिए ही बाकी के जो दूसरी दुनिया के जो वासी होते हैं वो धरती पर ह्यूमन मतलब इस शरीर को धारण करके जन्म लेना चाहते हैं, क्योंकि इन चीज़ों का एन्जॉयमेंट हम इस शरीर से ही ले सकते हैं। तो इसलिए कहा जाता है भगवान भी तरसते हैं यहाँ पे जन्म लेने के लिए, क्योंकि यहाँ आने पर आपको 5 इंद्रियों का पूरा मज़ा मिलेगा। माँ का प्यार भी मिलेगा, भाई के झगड़े भी मिलेंगे, खाना पीने का स्वाद भी मिलेगा, वेजिटेरियन भी खाना, नॉन वेज भी खाना, जो नहीं करना वो भी कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो और मज़े भी ले सकते हो। तो ये सिर्फ इस शरीर से ही हो सकता है, सूक्ष्म शरीर से नहीं हो सकता। इवन एक और सेशन में मैंने वहाँ पे देख रही थी तो वो और डीपर था कि इसमें कौन सा देव बनते हो या मानव बनते हो, कौन से बॉडी में रहने पर देव बनते हो या मानव बनते हो, और फिर क्या भुगतने के लिए और क्या अनुभव करने के लिए हम अपने आप को चेंज करते हैं। बहुत ही गहरी 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 बातें हैं फ्रेंड्स, एक दिन में नहीं हो सकती थी ये। तो मैंने बस ये इम्पोर्टेंट जो लगा मुझे, मैंने वो कलेक्ट किया इन्फॉर्मेशन। सच में बहुत अच्छी रिसर्च हो रही है मेरी, तो मेरी तरफ से मेरा PhD चल रहा है यहाँ पे कि हर विषय का मैं बहुत अच्छे से अध्ययन कर पा रही हूँ। आप लोगों को इसलिए धन्यवाद है। तो देखेंगे आगे चल के कि कॉफ़ी तो हाँ, एक और बताया उन्होंने कि चाय के बदले मतलब कॉफ़ी के बदले थम्स अप आ गया। ऐसा नहीं है कि जादू से हाथ में कॉफ़ी पकड़ा है और एकदम से वो कोको कोला बन गया, नहीं। वो खाली होगा पहले, यानी कि वो वहाँ से गायब होगा। मे बी मास्टर्स उन्होंने बहुत अच्छे से अनुभव किया होगा, डीपली वो बता नहीं पाए या बताना नहीं चाहते थे उस छोटे से एक वीडियो में। जो नहीं चाहिए ना वो वहाँ से वो गायब हो जाएगा, और जो चाहिए वो वहाँ से ऐसे उग के आ जाएगा, चाहे वो इंसान हो या खान पान की कोई वस्तु हो। मैं सूक्ष्म शरीर में किसी को देखना चाहती हूँ तो वो ऐसे अपने आप वहाँ पे उसका क्रिएशन हो जाएगा, और जब मैं नहीं चाहूँगी उनसे मिलना तो वो वहाँ से ही गायब हो जाएंगे। ऐसा कुछ भी हो सकता है। आप किसी ग्रह को भी सृष्टि कर सकते हो, सूक्ष्म रूप में जाके आप कोई भी काम कर सकते हो, लेकिन इसके भी कुछ लिमिटेशंस हैं। आगे चलते हैं। कारण शरीर, कैजुअल बॉडी।
कैजुअल बॉडी का अनुभव कब होता है? सूक्ष्म शरीर का भी अनुभव कब होगा आपको? जब हम ध्यान में बैठेंगे। जब हम ध्यान में बैठेंगे, हम सबको ये अनुभव हुआ है सूक्ष्म शरीर का कि हम ध्यान में बैठते ही बहुत ही रिलैक्स करेंगे और फिर पूरा पूरा अपना बॉडी रिलैक्स करेंगे और फिर ऐसा लगेगा कि कुछ भी नहीं है और हमारे हाथ पैर सुन्न हो जाएंगे और सिर्फ हमारा अस्तित्व पे हमारा अवेयरनेस आ जाएगा। जब हम ऐसे ध्यान की स्थिति में जाते हैं तब वो इस शरीर से निकलकर हम सूक्ष्म शरीर से वो अनुभव कर रहे होते हैं, क्योंकि इस शरीर को वो अनुभव नहीं हो सकता जो शांति, जो सुकून जो ध्यान करने पर मिलता है, वो सिर्फ सूक्ष्म शरीर ही अनुभव कर सकता है। इसलिए जब हम ध्यान थोड़ी देर भी 5 मिनट का ध्यान करने के बाद भी जब आँख खोलते हैं कैसा लगा, जब पूछा जाता है हम बोलते हैं बहुत अच्छा लगा, एकदम वो शांत होके बहुत अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगा? क्योंकि इस भौतिक शरीर को आदत नहीं है, उस वो शांत रीति को, अपने ही वाइब्रेशन को फील करने की आदत नहीं है, अपने ही एनर्जी को फील करने की आदत ना होने की वजह से हमने कभी किया नहीं। जब तक हम आँख बंद करके अपने सूक्ष्म शरीर से उसको अनुभव करेंगे। तो जब हम ध्यान कर रहे होते हैं और जब हमें अनुभव हो रहा होता है कुछ, मतलब कि अच्छा लगना, बस उतना ही अनुभव, जब हमें अच्छा लग रहा होता है, सुकून सा लग रहा होता है, तब हम सूक्ष्म शरीर का अनुभव कर रहे हैं। हम उस एनर्जी फील्ड में गए हैं जहाँ पे सिर्फ ऐसे शांति है। और फिर शुरू होता है फ्रेंड्स, क्या? विजन आना, है ना? उस समय पर ही जब हम ज़ीरो स्टेट में जाते हैं तो किसी किसी को विजन्स आते हैं, एस्ट्रल ट्रैवल शुरू हो जाता है। तो ऐसा लगता है कि हम कुछ और देख रहे हैं, हम कहीं और चले गए हैं। एक्चुअली वो थर्ड आई एक्सपीरियंस सिर्फ हमारे सूक्ष्म शरीर से अगले शरीर में जाने का अनुभव है, जो है विज्ञानमय कोश। उसका जस्ट अनुभव है, वहाँ कुछ हो नहीं रहा है। जब हम एकदम से विज्ञानमय कोश में जाते हैं तो हमें वो दिखना बंद हो जाता है। यानी कि वो सिर्फ उस रास्ते में पड़ने वाली झलकियाँ हैं फ्रेंड्स। जब हम सूक्ष्म शरीर से विज्ञानमय शरीर में जा रहे हैं, तो ऐसा कई बार हुआ है कि जब नए नए ध्यानी ध्यान कर रहे हैं उनको विजन आ रहे हैं, और जो बहुत दिनों से ध्यान कर रहे हैं उनको विजन नहीं आ रहे। तो हम इस स्टेज में हैं फ्रेंड्स। बताते हैं कि अगर आपको विजन नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब आपने वो रास्ता पार कर लिया है। आप उस रास्ते में नहीं हो जहाँ से कारण शरीर से आप सूक्ष्म शरीर में जा रहे होते हो। जैसे ही आप सूक्ष्म शरीर से, क्योंकि ये एक सिर्फ रास्ता ही है, जैसे ही हम सूक्ष्म शरीर से विज्ञानमय कोश में, विज्ञानमय मन में जाते हैं शरीर का अनुभव होता है, तब वहाँ कोई अनुभव नहीं होता, लेकिन ध्यान करना अच्छा लगता है। तो इसलिए जो पुराने ध्यानी हैं जिनको कोई अनुभव नहीं हो रहा है, वो ध्यान छोड़ते नहीं हैं कि हमें कुछ नहीं हो रहा है। वो फिर भी ध्यान कर रहे हैं और उन्हें अच्छा लग रहा है। जिस तरह हमारे ब्रह्म ऋषि पितामह थे और जिस तरह से ब्रह्म ऋषि प्रेमनाथ सर हैं, उस तरह से कई और मास्टर्स हैं जिनको कोई अनुभव नहीं होता, क्योंकि वो ऑलरेडी इन शरीरों के ऊपर चले गए हैं। उनको सूक्ष्म शरीर का अनुभव नहीं हो रहा है, उनको विज्ञानमय कोश में वो रह रहे हैं। उनको ध्यान करना अच्छा लगता है, उनको अपनी उस एनर्जी से जुड़ना अच्छा लगता है। अच्छा लगने का मतलब उस एनर्जी से वो कनेक्ट होते हैं। अब उनके लिए ये दिखना ना दिखना कोई मायने नहीं रखता। तो इसलिए वही रियलिटी है ध्यान का। ध्यान की रियलिटी जानकर बहुत ही मुझे स्टनिंग लगा कि रियलिटी ऑफ मेडिटेशन इज़ नो विजन्स। विजन्स ना आना ही ध्यान की सच्चाई है।
और हम सोच रहे थे कि ध्यान में कुछ देखना चाहिए, वो भी कहीं सुना था तो उसको सच मान के बैठ गए। देखिए हम अभी भी कितने छोटे बच्चे हैं, हम अभी भी सीख ही रहे हैं। जब तक अनुभव नहीं होगा, इस तरह का ज्ञान विनिमय नहीं होगा, हमें सत्य के दर्शन नहीं होंगे। तो रियलिटी इज़ कि मेडिटेशन में आप फिज़िकल बॉडी से एथरिक बॉडी से कॉजल बॉडी, और फिर कॉजल बॉडी से जब अनुभव होगा तो बस वही आपके परमात्मा की स्टेट है। हम इंसान से, आत्मा से परमात्मा बन गए। यही 4 बॉडीज़ काफ़ी हैं, हमें परमात्मा बना देंगी। अब इसके बाद जैसे ही हम परमात्मा की स्थिति में जाते हैं, हमारे साथ क्या होता है देखिए। जब हम परमात्मा बन जाते हैं तो हमारे अंदर मैं वाली भावना ख़त्म हो जाती है, वो ईगो ख़त्म हो जाती है। मेरा मैं ये हमसे छूट जाता है। तभी पता चलता है कि ये आत्मा अब परमात्मा बन चुकी है, इसमें मैं नहीं है। जैसे ही मैं छूट गया, अपने आप को चेक करेंगे फ्रेंड्स, अगर हम में मैं छूट गया और छूट जाता है ध्यान करने पर, जैसे ही हम उस कैजुअल बॉडी में पहुंचते हैं तो हमारा मैं छूट जाता है और हम परमात्मा स्थिति में चले जाते हैं। जब परमात्मा स्थिति में होते हैं हम और मैं छूट गया, वो कैसे पता चलेगा? जब आप मैं को छोड़ देते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगने लग जाता है, फिर आप बहुत खुश रहने लग जाते हैं। जब आपने मैं छोड़ा और आपको अच्छा लगने लग गया तो आप समझ जाइए कि आप आनंदमय स्थिति में, आनंदमय कोश में रहने लगे हैं। आपका आनंदमय कोश जागृत हो गया है। ध्यान से ही होगा ये सब। जब हम आनंदमय कोश में रहेंगे तो हम हर बात के लिए खुश रहेंगे, हर चीज़ में खुश रहेंगे, हमारे चेहरे पर खुशी रहेगी। कोई हमें देखेगा भी तो उसे भी खुशी होगी। उन्होंने एग्जाम्पल भी बताया कि कोई आपके घर आपसे मिलने भी आएगा और या फिर रोड पे भी खड़े होकर आपसे बात करता रहेगा, उसको अच्छा लगेगा कि आपसे और बातें करें और बातें करें और बातें करें। और वो बोलेगा भी, अरे आपसे बात करके कितना अच्छा लग रहा है, मेरा तो जाने का भी मन नहीं कर रहा। तो आप समझ जाइए कि आपकी आत्मा की जर्नी आनंदमय कोश तक हो चुकी है। और जब हम आनंदमय कोश में भर जाते हैं तो वो हम स्प्रेड करते हैं, हम औरों को देने लगते हैं उस आनंद को। तो अनजाने में ही जब हम आनंदमय कोश की स्थिति में रहते हैं तो जो भी हमसे मिलता है, चाहे पशु प्राणी भी हमसे अट्रैक्ट होकर हमारे पास आने लगते हैं। जो आनंदमय कोश में होते हैं उनके पास कुत्ते, बिल्ली, शेर, चीता, कोई भी एनिमल है, सब अपने आप आएंगे। तितलियाँ उड़ के आएंगी, यहाँ तक कि पेड़ों के पास भी जाएंगे, कभी कभी पेड़ आपकी तरफ भी झुक जाएंगे। जब आप कितने आनंदमय स्थिति में हो, आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हो। तो जब हम इस अलौकिक आनंद का अनुभव करते रहेंगे और औरों को भी हम इसे बांटते चले जाएंगे, तो ये यहाँ पे स्टॉप नहीं होता है फ्रेंड्स, और स्टॉप करना भी नहीं चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? हमें बार बार अपना, जब ईगो छोड़ा था तभी हमें ये मिला ना, इस स्थिति में भी हमें बोलना चाहिए, नहीं नहीं, ये मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये तो भगवान की कृपा है, ये सब हो रहा है। हमको ये गर्व नहीं करना चाहिए, देखो मैं ध्यान से कितनी स्थिति में पहुँच गया हूँ कि लोग मेरे से अट्रैक्ट हो रहे हैं। जब हम ऐसा बोल देते हैं तो ये ईगो हमारी में आ जाता है। तो मैं को आने मत दीजिए। जब हमारे से कोई अट्रैक्ट हो रहा है, उस समय पे आपको और अपने ईगो को उतार के फेंकना होगा और बार बार कहना होगा, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये तो परमात्मा की देन है, ये मैं नहीं कर रहा हूँ। जब ऐसे हम कहते जाएंगे, ऐसे कहते जाएंगे, तो हम उसके आगे की स्थिति में पहुँचेंगे फ्रेंड्स। उसके आगे की स्थिति ये होती है वननेस की स्थिति। वहाँ के वननेस की स्थिति में क्या होता है? तब मेरा तेरा कुछ भी नहीं, सब जगह प्यार ही प्यार है, तू भी मेरा है, मैं भी तेरी हूँ। सब कुछ हम सब जगह अपने आप को देखेंगे, सबके अंदर भी अपने को देखेंगे और अपने अंदर उनको देखेंगे, तो हम उस वननेस स्टेट में पहुँच जाएंगे फ्रेंड्स। पेड़ पौधों को भी देखेंगे, अपना लगेगा कि मैं ही हूँ। पशु पक्षी को भी देखेंगे, लगेगा मैं ही हूँ। और इंसानों को तो देखेंगे, लगेगा ही लगेगा, कोई पराया नहीं लगेगा। जब हम इस वननेस के कॉन्शियस में जाते हैं, यही विश्वमय कोश है।
छठा कोश, सिक्स्थ बॉडी। जब हम इस स्टेट में जाते हैं तो बहुत ही अजीब बात बताई है फ्रेंड्स, ये सुन के मैं थोड़ा मैंने फिर पॉज करके फिर एक बार और सुना कि मैंने कहीं गलत तो नहीं सुना। तो जब हम इस स्टेट में पहुंच गए विश्वमय कोश में कि सब एक ही है, मैं भी और ये भी, सारी सृष्टि सब एक, वननेस, तो बता रहे हैं आप जोकर बन जाओगे। आप जोकर बन जाओगे, उस तरह के जोकर जैसे वो ताश पत्ते का कार्ड में एक जोकर होता है ना। जोकर का वैल्यू क्या है? जोकर का वैल्यू कोई भी ताश पत्तों का साथ उसको लगा दो, वो बन जाता है। चाहे एक के साथ लगाओ या 10 के साथ बिठा दो, जब उसका एक टीम बनाओगे वो उसका हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट मुझे बहुत पसंद आया कि जब हम विश्वमय कोश में जाएंगे और सब वननेस में रहेंगे तो हम जोकर बन जाएंगे। किस तरह का जोकर? जिस तरह ताश की गड्डी का जोकर होता है, जिस भी पत्ते के साथ आप उसको कंबाइन करोगे तो वो एक टीम बन जाती है। वो अपने आप को रिप्लेस कर लेता है उस कार्ड की तरह। ए के साथ खड़ा है तो उसे भी ए माना जाएगा, 5 के साथ खड़ा है तो उसे भी 5 माना जाएगा, 10 के साथ है तो 10। तो किसी भी सिचुएशन में, किसी भी कंडीशन में वो अपने आप को ढाल लेता है, ऐसी एक स्थिति में आ जाता है। तो वह महानिर्वाण स्थिति होती है फ्रेंड्स, जहाँ पर हम सबके साथ मिल जाते हैं। मैं मिट जाती हूँ, हम होंगे ही नहीं वहाँ पर, जिसके साथ है उसी के हो लिए। तो ये है महानिर्वाण स्थिति, और इसलिए इसको कहा गया है जोकर कॉन्शियसनेस। ये बात वो बार बार कह रहे थे कि पत्री सर ने 1000 बार बोला है कि महानिर्वाण स्थिति इज़ अ जोकर कॉन्शियसनेस। ये कोई और कॉन्सेप्ट नहीं है, जोकर कॉन्सेप्ट है। सुनने में अजीब लगता है लेकिन फिर पता चलता है कि ताश की गड्डी का जोकर जिस तरह सबके साथ रिलेट करता है, तो उस तरह की हम स्थिति में जाते हैं। ऐसा बताते हुए आज के ये 7 कोशों के बारे में जानकारी है फ्रेंड्स। और बहुत तरीके हैं हम अपने 7 बॉडीज़ को समझने के लिए। और क्या ये ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है फ्रेंड्स। कभी कभी हम अपने आप को, अपनी स्थिति को समझने में ये सहायता करती है। जब देखा गया ना कि विजन्स कब आते हैं, विजन्स कुछ नहीं है, आप कोई महान नहीं हो आपको अगर विजन्स आ रहे हैं। आप एक स्थिति से दूसरी स्थिति में जा रहे हो, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में एंटर कर रहे हो आप। स्थितियां हैं ये भी। तो बस इतना जब समझ में आ जाएगा तो कोई महानता नहीं रहेगी, तो बहुत इजीली हम अपना मैं को छोड़ सकते हैं। तो इस वजह से ऐसी बातें कभी कभी सुनने को मिलनी भी चाहिए। तो ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। कल किसी ने मुझे कॉल किया था, आज ही किया था, तो मैंने उन्हें कहा था कि सेशन में उस प्रश्न को उठाना। क्या वो हैं यहाँ पे? येस मास्टर्स, मॅमला कुणी फोन केला होता आणि त्यांच्या प्रश्नाचं उत्तर त्यांना हवं आहे, तर प्लीज हँडरेस करा. अर्चना मॅम तुम्ही आहात का? हो हो हो. येस मॅम, बोला. नमस्कार मैडम. मुझे ये पूछना था, आज के सेशन के बारे में नहीं, लेकिन पहले ही आपने पितृपक्ष के बारे में बोला था ना, सेशन लिया था, तो उसके बारे में, वो कॉर्ड कटिंग के बारे में आपने बोला था, तो उसके बारे में पूछना है. तो आपने बोला कि कॉर्ड कटिंग करना है, लेकिन हमें मालूम ही नहीं, हमें परेशानी भी हो रही है किसी से, लेकिन कैसे समझे हम कि किसके साथ हमने कॉर्ड कटिंग करना है. तो पहली बात, पितृ अलग है, कॉर्ड कटिंग अलग बात है। उस दिन बात निकली तो कॉर्ड कटिंग उसी दिन बोलना हुआ। पितरों के साथ हमें कॉर्ड कटिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है फ्रेंड्स। पितरों से डरना नहीं है, क्योंकि पितरों के आशीर्वाद से ही बहुत सारे काम हो रहे होते हैं। हमारा डीएनए लिंक उनसे होता है, उस कॉर्ड को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, उसी से वंशावली चलती है। इसीलिए पितरों की पूजा के लिए बहुत मान्यता दी गई है सनातन धर्म में। तो पितरों से डरना नहीं है। तो फिर आप पूछेंगे कि पितृ पक्ष में हमें ध्यानी होकर क्या करना चाहिए। तो ध्यानी होकर आपको वो पूजा और वो तर्पण, वो नदी के किनारे जाना, वो दान धर्म करना, वो छोड़कर
आप कनेक्ट होइए अपने पितरुओं से। जो रिसेंटली पितृ देखिए, पितृ एक्चुअली हमारे दादा परदादा नहीं होते हैं। ये भी हमें हमें क्लैरिटी नहीं होती है, तो उसके लिए भी मैं आज थोड़ा बता देती हूँ। पितृ का मतलब हमारे दादा परदादा नहीं होते हैं फ्रेंड्स। हमारे दादा परदादा जब बॉडी वेकेट करते हैं, कुछ दिन रहते हैं, जो एक वो पैटर्न होता होगा सोल का, किस तरह से नेक्स्ट जर्नी में कैसे जाते हैं, वो एक पैटर्न है। वो एक सपोजिंग जैसे कहीं बाहर के देश में जाना है तो पासपोर्ट बनता है, वीज़ा बनता है, इतने दिन का टाइमिंग दिया जाता है। उसी तरह से हमारी आत्मा को नेक्स्ट जर्नी के लिए भी ये सारा प्रोसेस होता रहता है। और हमारे जो भी पितृ हैं, मतलब जो भी हमारे फोर फादर्स हैं, दादा दादी नाना नानी परनाना परदादी, वो सब फिर से जन्म ले रहे हैं, या फिर हमारे ही हमसे भी छोटे भी बॉडी वेकेट कर जाते हैं, वो भी फिर से जन्म ले रहे हैं, वो आगे चले गए, वो पितृ नहीं हैं। पूरे सृष्टि में यानी कि पूरे मानव कुल के लिए पितृ देवता हैं। 3 देवता हैं जिन्होंने वो जिम्मा ले रखा है हर इंसान का, उसके फैमिली को चलाने का, उसको आशीर्वाद देने का। जैसे कि हमारे जो पितृ गए तो उन्होंने अपना जो भी बैगेज था हमारी तरफ से वो पितृ देवताओं के हाथ में दे देते हैं। आप देख लो, ये सब मेरे साथ मेरे परिवार ने किया, और वो चले गए दूसरा जन्म लेके, आगे दूसरा फ्लाइट पकड़ के निकल गए। पितृ देवताओं को हमें खुश करना होता है, तो इसलिए जब हम पितृ पक्ष में पूजा करते हैं तो फोटो रख कर पूजा मत कीजिए। पहली बात तो वो फोटो में जो देह था वो तो मिट्टी बन के ख़त्म कब का हो चुका, और जो आत्मा थी वो भी निकल के कहीं और जन्म ले चुकी। तो अगर हमारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है जिसकी वजह से आपको आपके ज्योतिष बता देते हैं कि कुंडली में पितृदोष दिख रहा है, तो पितृदोष का मतलब उस समय पे उनके साथ जो हुआ था उसका कर्मफल, ओनली एक्शन इज काउंटेड, पर्सन नो। जैसे ही बॉडी वेकेट किया वो पर्सन के साथ हमारा रिश्ता ख़त्म हो गया। जैसे किसी का आप मर्डर कर देते हो, उसके साथ आपका रिश्ता ख़त्म, लेकिन जो एक्शन किया मर्डर वाला एक्शन, उसके लिए आपको जेल होती है, उसके लिए आपको शिक्षा मिलती है, पनिशमेंट मिलता है। तो वो है पितृ का दोष से जो हमारे साथ अगर कुछ होता है। क्या होता है, ज़्यादा बुरा कुछ नहीं होता है, या होता है बच्चों की जल्दी शादी नहीं होती है, घर में जल्दी से कुछ अच्छे कार्य नहीं होते हैं, किसी के बच्चे नहीं होते हैं, या किसी के बच्चे होते भी हैं तो विकलांग या रोगी, या फिर जल्दी बॉडी वेकेट करके फिर जल्दी से जाने वाले बच्चे पैदा होते हैं। तो बहुत बुरा ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि श्राप नहीं बोल सकते हम। इन पदों का उपयोग करके डर बिठा दिया है। पितरों का श्राप नहीं होता है, पितरों का फल है ये। पितरों के साथ जो बर्ताव हुआ उसका फल हम भुगतते हैं। तो कॉर्ड कटिंग की बात आप पूछ रही थी, तो ये हो गया, शायद पितरों की तरफ से मैंने सारी बातें बता दी। एक तो पितृ कौन होते हैं, हमारे फोर फादर्स नहीं हैं, वो तो कहीं और जाके अपना मस्ती से और दूसरा जन्म लेके बहुत मस्ती कर रहे हैं। वो तो आपको भूल भी गए हैं, आपको याद भी नहीं रख रहे हैं। चाहे आपसे छोटा भी बच्चा कोई उसकी डेथ भी हो जाती है, वो भी आपको याद नहीं रख रहा है, वो भी एक कहीं और जन्म लेके वो अपनी लाइफ जी रहा है। तो पितृ का क्या कर रहे हैं हम? पितृ के लिए हमारे सनातन धर्म ने 3 देवताओं को बनाया है। आप चाहे तो गूगल सर्च कर सकते हैं कि पितृ देवता कौन होते हैं। तो ये 3 देवता होते हैं जो सारा कुछ ये सब कंट्रोल करते हैं हमारे अंदर। हमारी लाइफ में जो एक्टिविटीज़ होनी है उसका हिसाब किताब रखने के लिए वो 3 लोग हैं। ओके, तो कुछ जगह पे मैंने देखा है वो पितृ देवताओं की फ़ोटो रख के पूजा करते हैं पितृपक्ष में, तो वो ठीक है। लेकिन अपने दादा दादी का, माता पिता अगर नहीं है, मम्मी पापा का फ़ोटो रख के पितृ पूजा मत कीजिए। उनकी डेथ एनिवर्सरी मना रहे हैं तो ठीक है, उनकी डेथ एनिवर्सरी अगर मना रहे हैं, वैसे मनाना गलत है। क्यों? देखो, उस तरह का कोई भी सेलिब्रेशन जब वो जा रहे हैं सेलिब्रेट करिए और उनसे नाता छुड़ा दीजिए। बार बार याद नहीं करना है। बार बार सेलिब्रेट करने का मतलब होता है आप उनकी एनर्जी को छेड़ रहे हैं। तो इसलिए हमारी तरफ मैंने देखा है कि डेथ होने के उसी साल जिसने बॉडी वेकेट किया है उसको पितृ में मिलाना बोलते हैं।
कन्नड़ में ऐसे बोलते हैं, मुझे मराठी में या हिंदी में ऐसे बोलते हैं नहीं पता है, कि जिसकी डेथ हो गई इमीडिएटली, ताकि हम उनका सेपरेटली कोई सेलिब्रेशन ना करें, उनको पितरुओं में मिला देते हैं, ताकि सारे पितरुओं का एक ही बार सेलिब्रेशन, जो अभी ये महालय पक्ष में होता है, उनकी जो पूजन होती है, जो भी विधि विधान से होती है, एक बार में सबको मिला के एक बार कर दिया। यानी कि सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो वो 3 पितृ देवताओं को दिया गया है, उनको साक्षी मानकर हम पितृ के संबंधित जो भी कार्यक्रम है वो कर लेते हैं। तो अर्चना जी ने पूछा कि फिर ये कॉर्ड कटिंग करना है मुझे, क्योंकि पितृ के किसी रिसेंटली उनके घर में किसी पितृ के मतलब सीनियर्स का किसी का बॉडी वेकेट होने की वजह से, मदर इन लॉ। हाँ नहीं मैं बताना नहीं चाह रही थी, 1.5 साल हो गया उनको जाते हुए। कोई बात नहीं। तो वो उनको बस ये चिंता थी कि उनके जाने के बाद से उनके फिजिकल हेल्थ में इश्यूज आ रहे हैं। हाँ। तो ये रिलेट करना ही ब्लेमिंग की तरह हो जाता है फ्रेंड्स। ये हमारी आदत हो गई है पितरों के दोष पे। अगर फिर किसी ने बता भी दिया होगा आपको इस तरह से, तो ये कहीं रिलेट नहीं होता है। इस तरह से हम उनको ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि फिजिकल हेल्थ पितृ दोष से रिलेटेड नहीं है। नहीं, इसे ब्लेम नहीं करती, लेकिन आपने वो कॉर्ड कटिंग के बारे में बोला ना, इसलिए मेरे मन में आया। हाँ नहीं, नेक्स्ट बताऊंगी मैं। नहीं, आपकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं जनरली बता रही हूँ। कुछ नहीं होता है, हम बोलते हैं पितृ, क्योंकि हमारे घर में हुआ है। मैं अपना पर्सनली बताऊंगी। जब बच्चों की शादी नहीं हो रही थी, पता नहीं कौन से पितृ हैं जो खुश नहीं हुए, हमारी बच्ची की शादी नहीं हो रही, तो हम ऐसे ब्लेम करते हैं कि जैसे कि वो बैठ के वहाँ पे बोल रहे तेरी बच्ची की शादी ना हो ना हो ना हो। ऐसा कोई बैठा नहीं है वहाँ पे, वो चले गए अपने रास्ते, है ना। तो हम ब्लेम कर रहे का मतलब ये है। तो वर्ड टू वर्ड मीनिंग मत लीजिए। तो ब्लेम वर्ड एकदम बुरा गाली सा लग रहा होगा आपको तो मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ। नहीं, लगता है जब परेशानी आती है तो हम देख रहे हैं कि वजह क्या है, आप रीज़न ढूंढ रहे हो, तो बिल्कुल पितृ रीज़न नहीं है। तो नेक्स्ट, अब उसका रीज़न देखो, आपकी बॉडी में क्यों एलिमेंट्स हैं, ध्यान कीजिए। जब ज़्यादा ध्यान करेंगे, किसी भी वजह से आपके बॉडी में प्रॉब्लम्स आ रही है, वो ख़त्म हो जाएगी। कॉर्ड कटिंग की बात करते हैं। कॉर्ड कटिंग है, हमारा कॉर्ड सिर्फ इंसानों के साथ ही नहीं, किसी भी घटना के साथ, किसी भी भावना के साथ भी जुड़ सकता है। किसी भी इंसिडेंट के साथ भी हमारा एक कॉर्ड जुड़ा होता है। जुड़ने का मतलब होता है हम उसको भूल नहीं पाते हैं, उससे हम भावनात्मक बहुत ज़्यादा से ऐसे फंस के बैठ जाते हैं। जैसे जनरली बता रही हूँ मैं, जैसे किसी लड़का या लड़की के साथ बचपन में बहुत बुरा हुआ, उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट्स हुए, एक ही बार रेप हुआ समझो बचपन में, वो कभी नहीं भूल पाती है। वो इंट्रोवर्ट हो गई है बच्चा, वो लड़का है या लड़की है, और उसकी वजह से वो लाइफ में कुछ भी नहीं कर पा रहा है। उसमें कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज़ आके वो डरी डरी सी रहती है, या फिर उसमें फिट्स आने लग गए हैं, ऐसा कुछ कुछ हो जाता है। वजह क्या है? वो एक छोटा सा इंसिडेंट, हमारे लिए छोटा सा है क्योंकि वो बस थोड़ी देर को हुआ और ख़त्म हो गया, लेकिन उसके लिए वो बहुत बड़ा इंसिडेंट है जो उसके साथ बंधा हुआ है, उसे पीछा नहीं छोड़ रहा है, फिज़िकल मेंटल हर तरह से उसका टॉर्चर हो रहा है। तब उसको हम कहते हैं वो सिल्वर कॉर्ड से कनेक्टेड है उस सिचुएशन के साथ, उस इंसान के साथ नहीं, उस घटना के साथ। तो उस घटना से जिसने इसके ऊपर बहुत प्रभाव डाला, जिसकी वजह से इसकी ग्रोथ रुक गई है, इसके लिए बहुत टॉक्सिक हो गया है, तब हम उसे कॉर्ड कटिंग करते हैं। यानी कि बस बोलना है ध्यान में बैठ के, कॉर्ड कट कॉर्ड कट कॉर्ड कट। तो पता नहीं ये कैसे काम करता है, मैंने इसका डिटेल अभी तक समझा नहीं है, तो मैं अभी नहीं बता पाऊँगी। बहुत क्विकली काम करता है फ्रेंड्स। तो इसलिए मैंने उस दिन भी कहा था और आज भी कहती हूँ, बहुत सोच समझ के करना। अगर कोई चीज़ आपको टॉक्सिकली हर्ट कर रही है, तभी हम कॉर्ड कटिंग करें। कभी कभी लव फेलियर्स होते हैं, भूलता ही नहीं है कोई, इतना हो जाता है कि डिप्रेशन, सुसाइड के थॉट तक चला जाता है। उस बंदे को उसके साथ का रिलेशन का कॉर्ड कटिंग करना है, रिलेशन का, नॉट दैट पर्सन। हम उस बंदे का गला नहीं काट रहे, वो अपने रास्ते खुश रहेंगे, हमें अपने रास्ता खुश रहना है। इसलिए ये जो बंधन है कॉर्ड, उस बंधन को काटना है, जो बंधन हमें दर्द दे रहा है। ये हुआ दर्द का फ्रेंड्स।
कुछ इंसिडेंट से हमारी लाइफ में सक्सेस नहीं हो रहा होता है, पैसा नहीं आ रहा है, जॉब नहीं मिल रही है, उसके लिए भी अगर आप ध्यान में देखेंगे वजह आपको मालूम पड़ेगा। जब आपको वजह मालूम पड़ेगा और जिससे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तब आप उस वजह से अपना वो कनेक्शन कट करेंगे। जैसे अगर किसी को पहला जॉब मिला या फिर बहुत कम एज में वो कहीं जॉब करने गया और वहाँ उसकी बहुत पिटाई हो गई या उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव हुआ या उसको इमोशनल बहुत बड़ा धक्का लगा, वो अब बहुत बड़ा हो गया है, 40 साल का हो गया है, लेकिन आज भी वो जॉब पे जाने से डरता है। समझ रहे हैं मैं बता रही हूँ? ऐसे साइकोलॉजिकल बहुत सारी बातें हैं जो हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसे बंदे के लिए जब हम लोग काउंसलिंग करते हैं तब हम उनको बिठा के ध्यान में बिठा के कॉर्ड कटिंग करवाते हैं। जस्ट लाइक दैट, इसकी वजह से मेरी लाइफ प्रॉब्लम है, मुझे इसके साथ रिश्ता तोड़ना है, तो आप खुद से तोड़िए, कॉर्ड कटिंग मत कीजिए। रिश्ता अगर आप खुद तोड़ना चाहते हैं किसी के साथ, आराम से अपने आप बोल दो गेट लॉस्ट, उसके फ़ोन नंबर सारे डिलीट कर दो, उसका फ़ोटो डिलीट कर दो, उससे बात करना बंद कर दो, कॉर्ड कटिंग मत करो। कॉर्ड कटिंग ओनली अनलेस एंड अनटिल ऐसी वाली परिस्थिति बना के रखता है ना, उसके साथ ही कॉर्ड कटिंग करना, नहीं तो नहीं करना। और किसी की जान लेने के लिए नहीं है ये, हम किसी को मार नहीं रहे हैं, सिर्फ उस रिश्ते को, उस पेन को हम कट कर रहे हैं। एम आई क्लियर? हाँ, लेकिन हमें सपोज कुछ स्पेसिफिक रीजन नहीं समझ में आ रहा कि ध्यान किसकी कौन ध्यान सी कंडीशन की वजह से ऐसा हो रहा है। ध्यान तो मैडम। जनरल भी हम ऐसा बोल सकते हैं क्या फिर? नो कॉर्ड नो कटिंग नो 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 जिसके नो 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 नो, प्लीज़ डोंट डू दैट ना। आपको पता नहीं है, आपको एक लेसन देने के लिए कुछ अच्छे के लिए हो रहा होगा तो वो क्लैरिटी के लिए थोड़ा ध्यान कीजिए, उस विषय पे ध्यान कीजिए पहले। नहीं, जनरल ऐसा कि जो भी एनर्जी से हमें कुछ परेशानी हो रही है, तो उसके लिए जनरल नहीं बोल सकते क्या फिर? मैं इसको हाँ नहीं कहूँगी, वो आपकी मर्ज़ी है, मेरी तरफ से ना है। ओके। बहुत ही सिवियर, क्योंकि हुआ है बहुत ही भावावेश में आके कॉर्ड कटिंग करने के बाद कुछ उसका रिवर्स नहीं है, ओके। उसका रिवर्स नहीं है। भावावेश में आके नहीं करना है, बहुत डेलिकेट है ये बातें। हम लोग वैसे आध्यात्मिक में आगे बढ़ रहे हैं, हमें पता नहीं हम लोग कितने सूक्ष्म सूक्ष्म एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। अभी भी हम बच्चों की तरह बिहेव करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमें मैच्योर बनते जाना है। कोई भी विद्या की जानकारी हम तक पहुंच रही है तो उसका उपयोग भी बहुत ही एकदम मैच्योरली उसको हैंडल करना है। तो आप ध्यान कीजिए, ग्रुप मेडिटेशन कीजिए। आप अपने फिज़िकल हेल्थ इज़ नथिंग मैडम, फिज़िकल हेल्थ बहुत छोटी चीज़ है, समझ रहे हैं? तो आप बोलोगे ये तो बहुत बहुत छोटी बात है, ऐसे आप बोलना शुरू करो। आप बोलोगी क्या आप बोल रही हो, आप आके देखो मेरे क्या हालत हो रही है, तब बोलोगी क्या ऐसे करके? आप बोल सकते हो कि मैं तो इतना परेशान हो रही हूँ, आप बोल रही है फिज़िकल हेल्थ एक छोटी चीज़ है। जब आप ऐसे बोलने लगोगे तो आपको वो हर्ट, वो पेन, वो ऐसा बोझा सा नहीं लगेगा। आदत डालनी है हमें, सोचने की भी प्रैक्टिस करनी है कि कैसे सोचना है, कैसे बोलना है, कैसे सोचना है, इसकी भी प्रैक्टिस होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। हमें स्पिरिचुअलिटी का मतलब यही सब है कि हम अवेयरनेस से बोलें, अवेयरनेस से करें जो भी एक्शन करें। तो ओके थैंक यू। ओके, मैं ये सारी बातें बताना चाह रही थी इसलिए मैंने फ़ोन पे नहीं बताया ताकि ये बातें सब तक पहुँचे, वरना मैं आपके साथ तो 1 घंटा भी मैं बात करती। सॉरी, मैंने आपको बोला कि इस सेशन में पूछना। येस मॅम, थँक्यू मॅम. थैंक तुम्हाला तुमच्या प्रश्नाचं उत्तर मॅम मिळालं असेल. हो। येस. ओके. ओके. माधुरी मॅम. हाँ मैडम, हाँ मुझे ये पूछना था कि आप कहती है कि दिन भर सकारात्मक रहना है या अपनी सोच को बदलना है, ये बहुत कठिन है काम, बिल्कुल नहीं आता। बिल्कुल। कभी कभी समझ में नहीं आता अब भी कौन सा ये करना है, क्रिएट करना है, हाँ क्योंकि हालत ही इतनी बेकार दिखती है बाहर कि क्या करे, नहीं समझ में आता। लेकिन ध्यान ज़्यादा करने से
क्लैरिटी मिलती चली जाती है, बहुत ही कॉन्फिडेंस आता है, बहुत ज़्यादा। सच में फ्रेंड्स, ध्यान करो और ध्यान की बातें करो और पॉजिटिव बोलने की आदत, जैसे पहले तो ऐसे ही बोलो, एक्टिंग करो, पहले एक्टिंग से शुरू करो, फिर बाद में वो ऐसी आदत हो जाएगी, आप वही करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे। हो सकता है, इतना मुश्किल भी नहीं है। अच्छा, हम्म। तो चले फ्रेंड्स, ध्यान में या कोई और है? कुणाला काही प्रश्न विचारायचा असेल तर प्लीज हँडल्स करा। मैम तो तब तक मैं एक क्वेश्चन पूछ लेती हूँ हाँ कि जी। जैसे आपने बोला कि आनंदमय कोष में हम लोग जाते हैं, तो सब जगह मतलब कोई कोई मिलता है तो उनको लगता है कि उनको खुशी हो जाती है कि हमें मिलकर। तो कोई लोग ऐसा भी अनुभव आता है कि उनको हम लोग बार बार कुछ ध्यान के बारे में बोलते तो उनको अच्छा नहीं लगता, बोर हो जाता है कि ये बात मत निकालो, बस हुआ अभी। ऐसा भी अनुभव आ जाता है। हाँ हाँ। तो इसका मतलब हम अभी आनंदमय कोश में नहीं है। हम अपने आप को अ, चेक करेंगे ना, हम हाँ, उनको जज नहीं करेंगे, हम अपने आप को जज करेंगे। हम अपने आप को जज भी नहीं करेंगे, चेक करेंगे कि मुझे अपनी ऊर्जा को बढ़ाना है, कि मैं बोलूं और वो आ जाए। और ज़रूरी नहीं है कि मैं बोलूं और वो आ जाए, ये भी हमें याद रखना है, यस क्योंकि यस। सब नहीं आएंगे। हाँ, जिसको आना है वही आएगा, उसका टाइम नहीं आया तो वो नहीं आएगा। पत्री सर ने स्वयं बोला, जब मैंने अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए पूछा, मैंने बोला सर मैं किससे भी बोलती हूँ, सबको मेरी बातें इतनी अच्छी लगती है, हमारे घर वाले भी सुनते हैं, लेकिन ध्यान कोई नहीं करता। यस और यस। ध्यान में मेरे को उस समय पे इतने मज़े ले रही थी मैं। और तो जब कोई चीज़ मज़े लेते हैं तो भाई फैमिली के साथ हम शेयर करते हैं। तो मैंने किसी को डायरेक्टली आज तक नहीं बोला कि ध्यान करो, मैं सबके सामने करती हूँ ताकि मुझे देखिए करना है तो करो। मेरी मम्मी मेरे सारे वीडियो देखती है, बोलती कितना अच्छा बोलती है, कितना अच्छा बोलती है, बस तू मेरे को ध्यान करने के लिए मत बोल, ये है। तो मैंने सर से बोला सर मैं तो मज़े ले रही हूँ और मेरे को लगता है कि ये मेरी ज़िम्मेदारी है, मैं किसी तरह से अच्छे से बोल के उनको ध्यान के लिए मना सकूँ, तो ये मेरी ज़िम्मेदारी है। मैंने बोला सर आई फील रिस्पॉन्सिबल। सर ने बोला सिंस व्हेन आर यू रिस्पॉन्सिबल फॉर दोज सोल्स। फिर भी मैं ज़िद्दी उनके सामने मुंह फट बोल दिया, क्योंकि सर ने थप्पड़ नहीं मारा, बहुत अच्छे से मेरे से बात कर रहे थे, तो मुझे पता नहीं था सर गुस्से वाले हैं, थप्पड़ भी मार सकते हैं। तो मैंने बोला उनको कि नहीं सर, हमारी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना समाज में। तो फिर तब उन्होंने बताया कि नहीं, कोई कोई सोल इस जन्म क्या और 2 जन्म के बाद भी नहीं आएंगे, तुम कहाँ कहाँ माथा फोड़ोगी। तो मेरे लिए वो आई ओपनर था। तो इनडायरेक्टली बताया कि मेरी फैमिली अभी नहीं आएगी, वो 2 जन्म और टाइम लेना चाहती है। तो ठीक है, जैसे हम ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हैं, तू आएगा क्या, तू आएगा क्या, नहीं आ रहा है मत आ, चल छोड़, मैं तो चली। हम इस तरह से यस अपने रास्ते पे निकल गए हैं कि हमारी तो टिकट निकल गई है, आपको आना है तो आओ, नहीं आएंगे नहीं आओ, बैठो अपना, हम तो जा रहे हैं घूमने। तो मैम एक एक्सपीरियंस है ना, मेरे साथ भी है आपके जैसा। हाँ शायद यही आपका उत्तर जो है मेरे लिए भी होगा शायद। सबके लिए, हम सबके लिए है, क्योंकि हमें पता चल गया है एक जगह है जो बहुत सुंदर है, हमें जाने की टिकट भी मिल गई है, गाइड भी है हमारे साथ ले जाने के लिए, साथी भी बहुत सारे हैं, देखिए इतने साथी हैं, तो हम क्यों वेट करें जो नहीं आ रहा एक बंदा, उसके लिए हम क्यों अपना पूरा प्रोग्राम यस। खराब करें। चलिए हम सब मस्ती करते हैं, हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं अपना ओके। अभी ध्यान का ट्रायल या करेंगे हम लोग। ध्यान करते हैं। यस, थँक यू थैंक यू फ्रेंड्स। येस पुष्पा मॅम, तुम्ही लावतो ना म्युझिक? हो हो. चालेल. तो ध्यान में फ्रेंड्स, बस इस इच्छा से हम ध्यान में चलते हैं कि जो बॉडी एक एक कोष में जाने की अनुमति देती जाएगी, हम उस तरह से अपनी स्थिति को बढ़ाते चलें और उसका अनुभव हमें हो, आनंदमय स्थिति का भी अनुभव हो, ज्ञानमय स्थिति का भी अनुभव हो और निर्वाण स्थिति का भी अनुभव हो। बैठे बैठे एक ही बार में हम निर्वाण पा सकते हैं फ्रेंड्स। बुद्धा के साथ भी ऐसा ही हुआ, झट से, इंस्टेंट। ऑफकोर्स उन्होंने बहुत साल तक ध्यान किया, हमने भी पिछले कई जन्मों में ध्यान किए होंगे। तो ये मत सोचिए कि मैं आज थोड़ा करूँगी कल थोड़ा करूँगी, आज अभी मुझे निर्वाण चाहिए। जो इच्छा रखेंगे वो मैनिफेस्ट होगा। इच्छा रखिए,
निर्वाण का मतलब आप सब छोड़ के बुद्धा की तरह कहीं नहीं जाने वाले। डरिए मत, मुक्ति से भी डरिए मत, निर्वाण से भी डरिए मत, ना एस्ट्रल ट्रैवल से डरिए और ना ही अपनी स्थिति को स्वीकारने से डरिए फ्रेंड्स। हम जिस भी स्थिति में हैं उसे हम स्वीकार करते हैं, उससे हम प्यार करते। इच्छा है निर्वाण स्थिति में पहुंचने की, बस उसे हम एस्ट्रल वर्ल्ड में छोड़ देते हैं। उस विचार को वो मैनिफेस्ट होगा, जब समय आएगा तब होगा, आज या कल, कभी भी। ध्यान को मिस मत कीजिए फ्रेंड्स। बहुत सारे लोग आप सेशन में जुड़ रहे हैं, देख के बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं पता कितने लोग सच में ध्यान में बैठ रहे हैं। अगर आप अपना कैमरा ऑन रख के ध्यान में बैठ सकते हैं तो कितना अच्छा होगा, क्योंकि ये लाइव जा रहे हैं फ्रेंड्स। जब कैमरा ऑन होता है तभी हम स्क्रीन पे आपको देख सकते हैं। आप कई लोगों के लिए उदाहरण बन सकते हैं कि एक सेशन में 40 लोग 50 लोग एक साथ रात के 12 तक ध्यान करते हैं। ये हम भी कर सकते हैं, ऐसा विचार उनमें आएगा और वो भी ध्यान से जुड़ेंगे फ्रेंड्स। अपनी ताकत का प्रदर्शन कीजिए, ध्यान की ताकत का। एक डिम लाइट चला के आप अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं, अगर आप ऐसे दिखाना नहीं चाहते हैं तो। और ज़्यादा कैमरा को हिलाइए मत, क्योंकि आप ध्यान में बैठे हैं। ये कैमरा कैसे हिल रहा है, उसको एक जगह पे रख दीजिए और ध्यान में बैठ जाइए।